फिर हम दोबारा कुछ सॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके है ना, व्हाट यू टू डू, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो आसान दिख रही है। इट इज अगेन एक्वस सॉल्यूशन, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, सोडियम क्लोराइड है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना, TF, दैट इज फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये जो सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, चलिए ट्राई करते हैं हम इसको। देखो जो सोडियम क्लोराइड है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है, आयंस बनाता है ना, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। कितने आयंस, 2 आयंस, ये डिसोशिएट हो गया। अब डिसोशिएट होने की वजह से पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया। मान लो दिस इज 1 मोल सोडियम क्लोराइड, इट विल प्रोड्यूस 1 मोल सोडियम आयन एंड 1 मोल क्लोराइड आयन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मान लो ये 100% डिसोशिएट हो गया, या कुछ गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलते ये 100% डिसोशिएट हो गया। सो आपने लिया 1 मोल, सॉल्यूशन के अंदर जाके ये 1 + 1 ये तो 2 मोल हो गया। देयर आर 2 मोल पार्टिकल्स, सोडियम क्लोराइड 2 मोल नहीं हुआ लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल 2 मोल हो गए, है ना। अब ना इसके लिए आई फैक्टर, I = अगर आपको ये था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड सॉल्यूशन divided by number of particles outside solution. So I factor, Walthouse factor, number of particles inside solution divided by number of particles outside solution. तो I का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, inside solution is 2 मोल divided by 1 मोल, तो बड़ा इसका I factor 2 आ जाएगा। That is important. सिंपल लैंग्वेज में एक आयनिक सबस्टेंस जितने आयन बनाता है वो आई फैक्टर होता है। अगर ये 2 आयन बना रहा है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसका आई फैक्टर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है तो आई फैक्टर 2 हो जाएगा। तो मैं इसके यहां पे आई फैक्टर इसका 2 लिख देता हूं, बिकॉज हम एज्यूम कर रहे हैं इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है। अब मैं इसका ना सिंपल फार्मूला यूज करता हूं क्योंकि मुझे फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए फार्मूला आ गया, डेल्टा TF I into KF into M। कुछ है यार, whenever there is abnormality there is dissociation or association, जो नॉर्मल फार्मूला है उसको I फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। डेल्टा TF = I into KF into M। तो I का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 2, KF का वैल्यू 1.86 है, और अब आ गया M मोलैरिटी। हमें तो देखना M मोलैरिटी गिवन है और यहाँ पे मोलैरिटी, है ना। याद रखो फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, बड़ा मान लो कोई एक्वस सॉल्यूशन और डाइल्यूट है। डाइल्यूट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि याद करो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई डाइल्यूट सॉल्यूशन पे होता है। फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन मोलैरिटी कैन बी टेकन इक्वल्स टू मोलैरिटी। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, देखो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 केजी, है ना। दिस वॉल्यूम इज 1 लीटर एंड दिस मास इज 1 केजी, ये डिफरेंस है ना। और शायद आप जानते हैं वाटर के केस में 1 लीटर वाटर 1 केजी वाटर के बराबर होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हम जनरली 1 ग्राम पर मिलीलीटर लेते हैं। तो वाटर केस में 1 लीटर वाटर दैट इज इक्वल टू 1 केजी वाटर बराबर होता है, 1 लीटर वाटर 1 केजी के बराबर होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। इसलिए मैंने कहा फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन मोलैरिटी और मोलैरिटी आप सेम ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस M की जगह जो वैल्यू गिवन है 0.1 वो लगा दूंगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल कम टू 0.372 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट में लिखा TF बॉइलिंग टेम्परेचर, सॉरी फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
अब ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बताओ बताओ, नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? या तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या होता है 273 केल्विन। तो ये डिप्रेशन है तो ये इसमें से माइनस कर देते हैं, 0.372 माइनस 0.372। अब ना इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी द आंसर नाउ। देखो जैसे फर्स्ट केस में देखो, इसको सॉल्व किया क्या आ गया, माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन नाउ। इसको माइनस किया तो आएगा 272.628 केल्विन। ठीक है, तो ये लास्ट 272.628, 6 and 3 9 7। ओके, तो अब ये जो सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये होगा या ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या था इस प्रॉब्लम में, ये एक आयनिक सॉल्यूट था और आयनिक सॉल्यूट सॉल्यूशन में वाटर में जाकर आयोनाइज हो जाता है। आपको आई फैक्टर कैलकुलेट करना है और फार्मूला है डेल्टा टीएफ इज आई इनटू केएफ इनटू एम, दिस आई इज वाटर फैक्टर। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा इसका आइदर दिस सेल्सियस में और दिस केल्विन। ओके, वेरी राइट। ओके, अब आप सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। Let's see the second problem now. थोड़ा सेकंड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। 5% परसेंट आ गया दोबारा, मींस 5 ग्राम इन 100 ग्राम, 5% एक्वस KCl। देखो ये भी आयनिक है KCl, ये भी आयोनाइज होता है ना। सॉल्यूशन फ्रीजेस एट दिस, ये इसका फ्रीजिंग टेंपरेचर गिवन है। फाइंड द परसेंटेज, ओह यस, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है। मतलब यहां पे ये 100% डिसोसिएट नहीं हुआ। आप बताओ इसमें कितने आयन हैं KCl में? KCl K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसमें भी तो 2 आयन है। अगर ये 100% डिसोसिएट होता तो आई फैक्टर 2 होता इसका, 2 आयन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, तभी पूछा जा रहा परसेंट डिसोसिएशन निकालो। शायद 90% हो रहा है, शायद 80% हो रहा है। ओके, सो 5% aqueous KCl solution freezes at this much temperature. Find the percentage dissociation. आपको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है। चलिए ट्राई करते हैं। हाँ, 5% aqueous KCl, इसका मतलब क्या, मीन्स क्या, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स 5 ग्राम KCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, 5 ग्राम KCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखो जरा, यही मतलब हुआ 5% का। बेसिकली ये 5 नहीं है, 0.5 है। मैं इसको करेक्ट करता हूं, 0.5 ग्राम KCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन, है ना। 0.5%, इट मींस 0.5 ग्राम KCl इन। अब जो 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट कितना होगा? तो ये आ जाएगा 99.5 ग्राम सॉल्वेंट। मतलब जो वाटर है वो 99.5 ग्राम है, सॉल्वेंट मीन वाटर। अब ना न्यूमेरिकल पर्पस के लिए मैं इसको 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट ही मान लेता हूं। सॉल्यूट 0.5 ग्राम है और सॉल्वेंट टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, इसमें से सॉल्यूट माइनस किया तो सॉल्वेंट 99.5 ग्राम आ गया, है ना। इसको मैं न्यूमेरिकल पर्पस के लिए अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम मान लेता हूं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो मैं यहां से निकालता हूं डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलूंगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 272.76। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 273 माइनस 272.76, दैट इज 0.24। बेटा ये आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 273 है, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 272.76 है, दोनों का डिफरेंस निकाला, दैट कम्स विद 0.24। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, आगे मैं फार्मूला यूज करता हूं डेल्टा TF, दैट इज I into KF into M। इज इट ओके, है ना। डिसोसिएशन है तो I फैक्टर आ गया, सो देन I into KF into NB upon WA into 1 upon WA मल्टीप्लाइड 1000। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, देख I को अपनी जगह रखा, KF अपनी जगह आ गया, मोलैलिटीज नंबर ऑफ मोल्स पर केजी इनटू 1 पर वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड 1000।
अब मुझे क्या करना है, मुझे आई फैक्टर कैलकुलेट करना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ इनटू डब्ल्यूबी इनटू डब्ल्यूए, ठीक है ना। डेल आई इज इक्वल टू आई इक्वल्स टू डेल्टा टीएफ इनटू डब्ल्यूबी इनटू डब्ल्यूए, नीचे आ जाएगा केएफ इनटू एनबी इनटू 1000। तो बेटा ये आई फैक्टर कैलकुलेट करो। तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू यहां से चेक करता है 0.24 आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट 0.5 ग्राम आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट 100 ग्राम आ गया, है ना। केएफ का वैल्यू वाटर के लिए 1.86 आ गया, मल्टीप्लाइड 1000 आ गया। डेल्टा टीएफ का वैल्यू 0.24 कैलकुलेट किया था, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 0.5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम, अपॉन केएफ का वैल्यू 1.86, नंबर ऑफ मोल्स, यस, एंड बी I is equal to, okay, I equals to ये आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू डब्ल्यूए, सॉरी ये आएगा, ये मैंने सॉरी मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं, एक बार देखिए। डेल्टा टीएफ इज आई इंटू केएफ इंटू एम, so it is I into KF into बेटा M मतलब NB अपॉन WA into 1000 हो गया। एक और स्टेप आगे I into KF into WB अपॉन MB आएगा into 1 अपॉन WA into 1000, राइट। अब मैं यहाँ से I फैक्टर कैलकुलेट करूंगा, I is equal to डेल्टा TF into MB into WA डिवाइड बाय KF into WB into 1000, ओके, ठीक है। मैंने आई फैक्टर देखो इसको यहां रखा, डेल्टा टीएफ ये आ गया, एमबी ऊपर आ गया, डब्ल्यूए ऊपर आ गया, नीचे केएफ आ गया, फिर डब्ल्यूबी आ गया इनटू 1000 आ गया। डेल्टा टीएफ का वैल्यू 0.24 इनटू एमबी मॉलिक्यूलर मास, केसीएल का मॉलिक्यूलर मास निकालना आपने 39, साइड पे लिखता हूं 39 एंड 35, 35.5, पोटेशियम इज 39, क्लोरीन 35.5, है ना, दैट इज 74.5 74.5 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट ऑलमोस्ट 100 ग्राम ले लिया था हमने, अपॉन केएफ 1.86 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इज 0.5 ग्राम मल्टीप्लाइड 1000। तो ये बेटा आई का वैल्यू आ गया। तो इसको सॉल्व करें, आई का वैल्यू कुछ 1.92 आ जाता है, दैट इज आई फैक्टर है। इसको सॉल्व करने पर दैट विल गिव यू 1.92। लेकिन बेटा मुझे आई फैक्टर कैलकुलेट नहीं करना, मुझे परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करना। अब मैं एक और फार्मूला यूज करता हूं जो हमने ड्राइव किया हुआ है, यस, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। याद करो जरा, ये ड्राइव किया हुआ है, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू आई माइनस 1, ये आई आ गया आई फैक्टर, अपॉन एन माइनस 1। बोलो व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज आई? वाट ऑफ फैक्टर माइनस 1 अपॉन व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ आयंस इन वन मॉलिक्यूल। आप बताएंगे इसके एक मॉलिक्यूल में कितने आयंस है? 2, तो एन फैक्टर 2 है इसका। तो एन फैक्टर जो है इसका 2 है, एन फैक्टर। व्हाट इज एन? इट इज द नंबर ऑफ आयंस इन वन मॉलिक्यूल। पुट अप करता हूं, अल्फा इज इक्वल टू, बेटा आई का वैल्यू 1.92 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 आ गया। आई का वैल्यू अगर 1.92 माइनस 1, एन का वैल्यू 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.92 अपॉन 1, 0.92। नाउ दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लास्ट में लिखता हूं परसेंट डिसोसिएशन, परसेंट डिसोसिएशन। वो क्या होता है? वो होता है अल्फा मल्टीप्लाइड 100। तो बड़ा अल्फा का वैल्यू 0.92 मल्टीप्लाइड 100, दैट कम्स टू बी 92%, दैट इज आंसर। तो इस प्रॉब्लम में ये जो केसीएल है, केसीएल ये 92% डिसोसिएटेड है, 100% नहीं है, ये 92% डिसोसिएटेड है। ठीक है, पहले हमने आई फैक्टर कैलकुलेट किया, उसमें से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया 0.92, फिर उसको परसेंट डिसोसिएशन में कन्वर्ट कर दिया, अल्फा इनटू 100 दैट कम्स टू बी 92%। ठीक है बेटा, प्लीज। हाँ, एक और प्रॉब्लम किया हमने, और लास्ट में एक और ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रॉब्लम लिखा हमने। अब एक और प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम नेक्स्ट।
एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी है इसमें। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या करना है आपने पाई कैलकुलेट करना। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। वी हैव टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं इसका फार्मूला लिखता हूं, पाई इक्वल्स टू CRT। इसमें जो C है ना वो मोलैरिटी है, मोलैरिटी। व्हाट इज C? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी। R आ गया मोलर गैस कांस्टेंट और T आ गया एब्सोल्यूट टेंपरेचर, है ना। R का वैल्यू मैं लिखता हूं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। दैट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ R। अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालना है तो ये वैल्यू है, ठीक है। वैसे SI सिस्टम में 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, दैट इज अंडर वैल्यू ऑफ R इन SI सिस्टम। कभी एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करनी हो तो हम ये वैल्यू लगाते हैं। अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप ये वैल्यू लगाते हैं एटमॉस्फेयर कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। अब ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 1 लीटर 7.5% सॉल्यूशन ऑफ A एंड 2 लीटर 5% सॉल्यूशन ऑफ B। आपके पास दो सब्सटेंस A और B है, आपने उनके सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, है ना। कौन कौन से सॉल्यूशन है यहां लिखता हूं। 1 लीटर 7.5% सॉल्यूशन ऑफ A। इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन आपको, मॉलिक्यूलर मास कितना 75 गिवन है, प्लस 2 लीटर 5% सॉल्यूशन ऑफ B। और बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है 60, ओके, एट 180 डिग्री सेल्सियस। तो बस ये प्रॉब्लम है, ये फार्मूला देखो, बताओ टेम्परेचर गिवन है 180, R कांस्टेंट गिवन है ये, है ना। और बेटा C कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कैसे निकालनी है? दो सॉल्यूशन मिक्स किए, बेटा दो सॉल्यूशन है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो हम क्या करेंगे यहाँ एडिशन फार्मूला यूज करेंगे, है ना। एडिशन फार्मूला, अगर हम दो ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे सॉल्यूशन मिक्स करते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, फॉर नॉन रिएक्टिंग solutions using addition formula. What is that? That is C3V3 is equal to C1V1 plus C2V2. This is addition formula. ये आ गया सोल्यूशन वन, पहला सोल्यूशन मान लो ये वाला, ये आ गया दूसरा सोल्यूशन मान लो ये वाला, और ये आ गया जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा solution 1, solution 2, this is final solution. See molarity, molarity of final solution, volume of final solution. Molarity of first solution, volume of first solution. Molarity of second solution, volume of second solution. अच्छा बताओ पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, ओके। अब ये जो मोलैरिटी है वो यहां से कैलकुलेट करनी है 7.5% से, है ना। परसेंटेज को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, तो मैं फर्स्ट को कन्वर्ट करता हूं 7.5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, यहां सीधा गया 7.5%, है ना, बाय मास तो लिखा नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं 7.5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब इसकी मोलैरिटी निकालता हूं, NB/V इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1/V, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट इज 7.5, मॉलिक्यूलर मास इज 75 इंटू 1/1 वॉल्यूम इज 100। बेटा वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 100 है ना, वॉल्यूम 100 सॉरी 1 लीटर, ये इसको 1 लीटर रखता हूं, उसको नीचे वॉल्यूम नीचे लगा देता हूं 1 लीटर, है ना। 7.5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिखा गया, तो मेरे को ये जो 100 मिलीलीटर है ना, इसी को लेना है 7.5% के अकॉर्डिंगली 100 इंटू 1000। ये समझ आ गया आपको? 7.5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ये 7.5 का मतलब है, ओके। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये 10 से चला गया और ये आ गया 1 मोलर आ गया फर्स्ट। तो बेटा जो C1 की वैल्यू ना ये बढ़ा गया। अब सेकंड पे लिखता हूं, सेकंड में क्या लिखा गया, यस 2 लीटर। बड़ा सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी यहां कैलकुलेट करता हूं, C इज इक्वल टू NB/V।
इसको C2 कर देता हूं, इसको C1 कर देता हूं, इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1/V, है ना, इज इक्वल टू वेट आ गया इसका 5% लिखा बेटा, ओके, इन 100, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 60 इंटू 1/100 इंटू 1000, वेट आ गया बच्चे देखो 5%, मॉलिक्यूलर मास इसका 60 जो है, ठीक है, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, 5% इन 100 मिलीलीटर आएगा 100 इंटू 1000, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 1 2 3, ये आ गया 5/6, 0.83 आ जाएगा m मोलरिटी, ये बेटा C2 की वैल्यू है। अब क्या हमारे पास दो सॉल्यूशन, एक की मोलरिटी 1 मोलर है, एक की मोलरिटी 0.83, अब ये फार्मूला यूज करते हैं, C3V3 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, तो C1 का वैल्यू 1, ओके, इंटू V1, अब यहां पे वॉल्यूम लिया गया 1 लीटर, 1 प्लस C2 का वैल्यू 0.83, वॉल्यूम इसका 2 लीटर है, 2 लीटर वॉल्यूम, है ना, और लास्ट में नेक्स्ट स्टेप में V3 को नीचे ले आता हूं, C3 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 0.83 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V3, बेटा वो 3 के बराबर है, वो कैसे आएगा 3, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, ओके, इसे सॉल्व किया तो ये 0.89 m आ जाएगा, दैट द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। अब ये जो मोलैरिटी का वैल्यू है वो इस फार्मूला में लगा दो, लास्ट स्टेप आ गया पाई इक्वल्स टू CRT, C का वैल्यू 0.89 आ गया इंटू 0.0821 आ गया इंटू टेम्परेचर कितना है 180, इसमें 273 ऐड कर रहा है, 273 एंड 180, ओके, 3 453 आ गया, 453। अब इसको सॉल्व करेंगे, द आंसर विल बी इन एटमॉस्फेयर, कुछ अप्रोक्सीमेटली 33.1 एटमॉस्फेयर आता है सॉल्व करने पर, ठीक है, तो C का वैल्यू 0.89, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद इंटू R कांस्टेंट है 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपने ये जो लगाना था T, वो आपने क्या किया 273 और 180, ये वाला 180 ऐड कर दिया, एम आई राइट, 3 5 एंड ओके 453, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेरी हाई 33 एटमॉस्फेयर, वेरी हाई प्रेशर, है ना, एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है और इस सॉल्यूशन का प्रेशर बहुत हाई है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रॉपर्टी है उसमें बड़ी हाई वैल्यूज आती हैं, और शायद आपको याद है वैल्यू जितनी बड़ी होती है उसकी मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जो है ना वो उतनी एक्यूरेट हो जाती है, और बेटा इसी वजह से शायद आपको याद हो जो हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस होते हैं पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनका मॉलिक्यूलर मास हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से कैलकुलेट करते हैं फॉर बेटर एक्यूरेसी, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स वी कैलकुलेट बाय qualitative by osmotic pressure method. Bye, thank you.